नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 16 नवंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना का निर्देश दिया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? आरबीआई ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? तो इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 को ही हटा दिया था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। राष्ट्रपति के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ही 370 हटा दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिका दाखिल की गई थी। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ बनाई। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए फैसले का वैधता को बरकरार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना का निर्देश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना का निर्देश दिया? ये निर्देश दिया सत्य और सुलह आयोग के लिए। सत्य और सुलह आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार उल्लंघन की जांच का स्थापना का निर्देश दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 7वां स्थान पर रहा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर रहा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सीसीआई में 7वें स्थान पर रहा है। तो ये किसने रिपोर्ट जारी की है? तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क में इस रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2023 को जारी किया है। यह क्या है सूचकांक? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एक तरीका है जो कि देशों में जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए उठाए गए कदम और इसके नतीजे पर यह सूचकांक तैयार होता है। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन क्या है? तो जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 श्रेणी में किया गया है। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, इसका कुल स्कोर है 40%। नवीनीकरण ऊर्जा का स्कोर है 20%। ऊर्जा का उपयोग 20%। जलवायु नीति का उपयोग 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आरबीआई ने
हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 5 लाख रुपए कर दी है। ठीक है, आरबीआई ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह फैसला 8 दिसंबर 2023 को लिया है। आप ये जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। क्यों लिया गया है फैसला? तो आरबीआई ने बढ़ते ट्रांजैक्शन के चलते यह फैसला लिया है। ऐसा करने से यूपीआई में इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। लोग अस्पताल और स्कूल कॉलेज में फीस आसानी से यूपीआई के जरिए भर सकेंगे। ठीक है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आरबीआई ने और किसकी लिमिट बढ़ाई है? तो क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, प्रीमियम पेमेंट के साथ साथ म्यूचुअल फंड निवेश के लिए आवर्ती ई भुगतान निवेदन अधिदेश की लिमिट मौजूद 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। यूपीआई क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह स्टेट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाथों में है। इसके जरिए फंड ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है। आरबीआई बैंक की बात करें तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? तो मानव अधिकार दिवस का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर द ऑल। यह दिवस पहली बार वर्ष 1948 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होता है। वर्ष 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जिसका विरोध महाराष्ट्र के किसानों ने किया? केंद्र सरकार ने कब तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जिसका विरोध महाराष्ट्र सरकार ने किया है? तो 31 मार्च 2024 के लिए प्याज पे प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने। प्रोडक्ट की बढ़ती स्थानीय कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला 7 दिसंबर 2023 को लिया है। लासलगांव एपीएमसी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कमेटी के अध्यक्ष बाला साहेब सिरसागर ने इस फैसले की निंदा की है और कहा कि फैसला किसानों के लिए प्रतिकूल है। केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर अगस्त 2023 में 40% ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया था। ठीक है, 40% निर्यात शुल्क प्याज पे लगाया था। प्रतिबंध के बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन क्या रहा, कैसा रहा? तो प्रतिबंध घोषणा के बाद महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसान सड़क पर उतर आए और मुंबई आगरा नेशनल हाईवे को 3 स्थान पर ब्लॉक कर दिया, नीलामी में बाधाएं डाली। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कैपिटल राजधानी है मुंबई। राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस लोकप्रिय टीवी शो के फेमस एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन 5 दिसंबर 2023 को हो गया? किस लोकप्रिय टीवी शो के फेमस एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन 5 दिसंबर 2023 को हो गया?
ठीक है। तो ये CID टीवी के फेमस एक्टर थे, इनका नाम था दिनेश फडणवीस। इनका निधन 5 दिसंबर 2023 को हो गया। CID में वो एक काम करते थे, ठीक है। आप ये हैं दिनेश फडणवीस, इनका निधन 5 दिसंबर 2023 को हो गया। ये CID टीवी शो में कार्य करते थे। इन्होंने टीवी शो CID में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स उर्फ फ्रेडी के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। टीवी शो देखने वाले अधिकतर लोग फ्रेडरिक्स को पहचानते होंगे। वह 57 वर्ष के थे। इन्होंने लीवर संबंधी समस्या थी इनको, और इसका असर अन्य अंगों पर भी पड़ा। दिनेश फडणवीस के बारे में आपको बताएं तो इनका जन्म 2 नवंबर 1966 को मुंबई में हुआ था। वह एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेता थे। उन्हें सबसे लंबे समय तक चलने वाले भारतीय टीवी शो CID में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स का किरदार निभाया। इसके अलावा इन्होंने सरफोरेश मेला और सुपर 30 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। CID के बारे में आपको बताएं तो CID यह एक भारतीय पुलिस प्रक्रियात्मक टेलीविज़न सीरीज है। टीवी शो में CID वर्ष 1998 में शुरू हुआ था और 2018 तक चला। इसका पहला प्रीमियम 21 जनवरी 1998 को हुआ था। अंतिम एपिसोड 27 अक्टूबर 2018 को प्रसारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के लेखक शेरिंग तासी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किस देश के लेखक शेरिंग तासी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो भूटान देश से बिलोंग करते थे। इनका नाम था शेरिंग तासी और ये एक भूटान के लेखक थे, ठीक है। यह शेरिंग तोसी यह भूटानी लेखक थे। इन्हें 8 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो प्रेमचंद फेलोशिप क्या है? तो प्रेमचंद फेलोशिप का नाम लोकप्रिय हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद के नाम पर रखा गया है, जिसे साहित्य अकादमी ने 2005 में उनकी 125वीं जयंती पर स्थापित किया गया था। यह भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय साहित्य पर रिसर्च करने वाले संस्कृत और साहित्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है। लेखक शेरिंग तासी के बारे में आपको बताएं तो शेरिंग तासी भूटानी लेखक हैं। वह एक रचनात्मक और काल्पनिक साहित्य के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भूटान पर कई किताबें लिखी हैं। लेखक शेरिंग तासी वह एक भूटान इकोज लिटरेरी फेस्टिवल के सह निदेशक भी हैं, ठीक है। भारत भूटान संबंध पर शेरिंग तासी का व्याख्यान क्या है? तो प्रेमचंद फेलोशिप प्रदान किए जाने के बाद इन्होंने स्टोरी टेलिंग द रिपॉजिटरी ऑफ कल्चर विषय पर एक व्याख्यान दिया, जिसके माध्यम से भारत भूटान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध का और बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में भारत भूटान को योगदान का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में जयपुर बैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया? दिसंबर 2023 में जयपुर बैक्स म्यूजियम के किस महापुरुष के मोम स्टैचू का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू का अनावरण किया गया। कहाँ? जयपुर में, जयपुर के बैक्स म्यूजियम में, ठीक है। आई होप समझ गया हूँ, ठीक है। यह है स्टैचू डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो 6 दिसंबर 2023 को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। मतलब उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का डेथ हुआ था, तो उसी दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर 2023 को जयपुर बैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में मोम की प्रतिमा अनावरण किया। म्यूजियम के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के अलग अलग शहरों में से आने वाले पर्यटक और दर्शकों की मांग पर यह स्टैचू का निर्माण
का निर्णय लिया गया है। तो किस शख्सियत के साथ अंबेडकर का स्टैचू स्थापित होगा? तो म्यूजियम के संस्थापक के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर के मोम के पुतले को भारत की दूसरी महान शख्सियत मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के स्टैचू के साथ राष्ट्रपति भवन के सेट पर स्थापित किया गया है। स्टैचू की हाइट 5 फीट 11 इंच है। इसकी वजन 38 किलोग्राम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताएं तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2023 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है। इसकी थीम थी शांति से समृद्धि। पीएम मोदी ने क्या कहा? महत्वपूर्ण पॉइंट पे देखते हैं। तो सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय याज को लॉन्च किया। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां हम दिव्यता और विकास दोनों को एक साथ अनुभव करते हैं। भारत का SWOT एनालिसिस आकांक्षाओं, आशा, आत्मविश्वास, नवाचार और अवसरों की प्रभुता को प्रतिबंधित करेगा। मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया अभियान शुरू करें। हाउस ऑफ हिमालय वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल की हमारी अवधारणा और मजबूत करता है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प देता हूँ। ये नरेंद्र मोदी का बयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समिट में मेक इन इंडिया के तहत बेड इन इंडिया का अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री ने किस समिट में मेक इंडिया के तहत बेड इंडिया अभियान शुरू करने का आग्रह किया है? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2023 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। वेन इन इंडिया का मतलब क्या है? तो भारत में ही शादी करना, दूसरे देशों में शादी करना हमारे ध्यान धन्या सेठों का फैसला बन गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार मोदी ने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि भारत के सभी धन्ना सेठ अमीर लोग विदेश में शादी करने का चलन कैसे अपनाते हैं। मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में अपने परिवार में कम से कम एक शादी उत्तराखंड में जरूर करें। अगर यहाँ 5000 शादियाँ भी हो जाए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाएगा। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। समिट से क्या मिलेगा? तो इस समिट से प्रदर्शकों को प्राइवेट और पब्लिक संगठनों के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फ्यूचर ट्रेडर्स में मदद मिलेगी और प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राजधानी देहरादून और गैंगटोक। ठीक है। विंटर समर में देहरादून और समर समय में गैरसैंण है। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो इसका थीम है स्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। वर्ष 2023 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 में की थी। इस दिवस का उद्देश्य पहाड़ों से सतत विकास को प्रोत्साहित करना होता है।
इसके साथ आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।